हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी व्लॉग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं एस्टेट 2018 का मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 101 से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ tan a थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा वेयर a थीटा लेस देन π/2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा। तो इस पोर्शन में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट होता है कि अगर a प्लस b इज़ इक्वल टू 90 हो और tan a, ठीक है, tan a इज़ इक्वल टू cot b, ठीक है, tan a इज़ इक्वल टू cot b होता है तो a प्लस बी के लिए क्या होती है, 90 होती है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो tan a cot b, तो यहाँ से क्या हो गया, 8 थीटा प्लस 2 थीटा इज़ इक्वल टू 90, तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, ठीक है। और अगर इसको कंफर्म करना है तो क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 9 अगर वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या आता है, नोट है 72 जो कि 90 डिग्री से लेस है, तो यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और वैल्यू आएगी 9। तो निकालना किया टेंजेंट 5 थीटा, तो टेंजेंट 5 इंटू 9 यानी टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पाइप्स हैं, फिल करते हैं टब को 5 मिनट में और 7 मिनट में रिस्पेक्टिवली। ए पाइप जो है कैन एम्प्टी इट, कोई दूसरा पाइप जो है उसको 3 मिनट में खाली कर देता है। इफ़ ऑल 3 पाइप आर कीप्ड ओपन साइमल्टेनियसली देन व्हेन विल बी टैंक फुल। तो हम मान लेते हैं रैंडमली ए पाइप था वो उसको 5 मिनट में भर देता है और बी पाइप उसको 7 मिनट में भर देता है। कोई सी एक तीसरा पाइप है जो उसको 3 मिनट में खाली करेगा, इसको मान लेते हैं माइनस, यानी सी जो हमारा माइनस में है क्योंकि ये हमारा नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। तो इस कैल्शियम कितना है, 7×35, क्योंकि सारे ही ऑड नंबर हैं तो कैल्शियम क्या आएगा, 7×35 तो 105, ठीक है। और 5 कितना आता है, 21, ये आता है 21। इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 15 और इसे डिवाइड करेंगे तो 3×35 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है माइनस का है, अगर ये क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है ना, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव एफिशिएंसी इसकी। तो 21 और 5, 26 और 10 36 है, 36 तो ये होगी, 36 एफिशिएंसी टोटल होगी, क्योंकि इसने बोला है कि सारे पाइप एक साथ खोलने हैं। और अगर सारे पाइप एक साथ खोलने हैं तो सभी की एफिशिएंसी स्टार्ट होगी, क्योंकि ए अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, बी अपने से काम करेगा, सी अपने से उसको निकालेगा। तो टोटल जो नेट काम होगा वो 36 - 35, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं और ये अकेला खाली कर रहा है, तो यानी कि एक काम होगा 1 मिनट के अंदर, क्योंकि जो वर्क चल रहा है वो पर मिनट चल रहा है, तो यानी कि 1 मिनट में सिर्फ 1 काम होगा। तो 105 काम करने के लिए कितना है, 105 काम करने के लिए डिवाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे कितना 105 मिनट लग जाएगी, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड द मीडियन ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर a, b, b, c, वेयर a less than b less than c are 7/3, 2 and 2 respectively, then what is the sum of the square of all 6 numbers, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन दिया गया, इनका अर्थमेटिक मीन पता है क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। टोटल सम निकालेंगे इनका, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो ट्वाइस ले लेते हैं सबको, ट्वाइस ऑफ, और ये है 6 नंबर, ठीक है। तो हम जस्ट इजी के लिए, ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम ट्वाइस ले लेते हैं सबको, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, और नंबर कितने हैं, 6, मीन दिया गया कितना, 7/3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे 2 × 6 और 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है। और हमको क्या दिया गया, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। मीडियन के लिए आपको पता है कि मीडियन निकालने के लिए पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ता है, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, क्योंकि ए जो है लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो लगा सकते हैं हम डायरेक्ट। और जो मीडियन होती है, और ये कितने हैं, 6 नंबर है, 6 नंबर है, तो 6 नंबर है, तो यानी कि जो बीच के 2 नंबर होंगे ना, ये जो बी और बी, तो मीडियन के बीच में लाई करेगा, अगर आपको अगर नहीं तो फॉर्मूले से करना हो तो फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो जो इवन नंबर होते हैं तो मीडियन जो होता है, जो बीच के 2 होते हैं उनके बीच में लाई करता है, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीडियन निकालने का लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास,
होता है n/2, यानी इतनी टर्म n/2 कितना हुआ, 6 हो गया ना, हाँ ठीक है, n/2 प्लस n/2 और ये ओवरऑल प्लस 1, ये टर्म और डिवाइड बाई 2 ये होती है। n हमारे पास क्या 6, तो 6 लिखेंगे 2 या 6, तो 6 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और प्लस 2 या 6 4, यानी कि थर्ड टर्म आ जाएगी थर्ड और आ जाएगी फोर्थ, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 2 3, थर्ड पे हमारा b आ गया, फोर्थ पे हमारा आ गया ये, तो यानी कि जो हमारी मीडियन बनेगी वो b प्लस b डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारे पास दिया गया, कि क्या गया ये नहीं क्या दिया गया 2 दिया गया, तो ये 2 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास b क्या आ गया, b आ गया हमारे पास 2, ठीक है, तो b की वैल्यू है 2। अब ज्योमेट्रिक मीन अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ज्योमेट्रिक मीन के बिना भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 7 दिया गया है, b की वैल्यू अगर 2 आ गई और a जो है लेस देना किससे, b से, यानी कि a की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, और क्या दिया गया पॉजिटिव नंबर दिया गया। ज्योमेट्रिक मीन निकालने में ARN-7 निकालना पड़ेगा, कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, नहीं तो अगर करना हो तो कर लेना, तो नहीं तो मैं वैसे करा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू तो यहाँ से हमारी 2 निकल गई, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं कि a है जो लेस देन है b से, लेस देन है c से, और b की वैल्यू जो हमारे पास 2 है और ये लेस देन रहेगी c से और ये लेस देन है a से, ठीक है। तो a अगर लेस देन है b से यानी कि a की वैल्यू तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी 2, इस कंडीशन में अगर 1 है तो यानी कि 2 है, 2 और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि टोटल हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 4 2 6 1 7 चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 हो जाता है तो इस केस में ये 2 रहेगा और ये 5 रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए सम ऑफ स्क्वायर। अब देखना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ ज़रा सा कि ए बी सी। अब ए हमारे पास 2 बार है, यानी कि ए का 2 बार स्क्वायर करना है, बी 2 बार है तो बी का भी 2 बार स्क्वायर करना है, सी 2 बार है तो सी का 2 बार स्क्वायर करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होगा 4 चौक 16 दूनी 32 और 4 40, नहीं 36, 36 और 4 40 और 2 42, तो ये आंसर आ गया 42 और ये इसका आंसर है। अगर आप 5 लोगे तो 25 तो यही हो गया, और दोबारा अगर सी का स्क्वायर करेंगे तो 50 से पार हो जाएगा, जो कि इसमें आंसर है नहीं। तो बिना ज्योमेट्रिक मीन निकाले भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर S टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का, V वॉल्यूम है क्यूब का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। इसको हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे कि S जो है वो क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है, तो S हमारे पास क्या है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a² और वॉल्यूम क्या होता है a³, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि या तो S का स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि S हमारे पास है, या तो S का स्क्वायर होना चाहिए या फिर V का क्यूब होना चाहिए। अब पहले V का क्यूब कर लेते हैं क्योंकि V का क्यूब यहाँ भी है, V का क्यूब यहाँ भी है, S का क्यूब भी है, और क्योंकि हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो a की 2 यहाँ a की 3 यहाँ, तो हम a की पावर सेम कर लेते हैं, तो उससे हमारा क्योंकि उसको हम फिर a की टर्म में उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम a को सेम बना लेते हैं a की पावर को। तो पावर सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो s की क्यूब बराबर हो गया क्या 6 का क्यूब, और a की 6 हो जाएगी 2 या 6, और अगर v का अगर हम यहाँ पे क्यूब नहीं, अगर यहाँ पे 6 होगी तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए, a की पावर 6 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a की स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 6, क्लियर। तो a की पावर 6 यहाँ है जिसकी वैल्यू v² है, तो a की पावर 6 यहाँ है, तो v को स्क्वायर को हम यहाँ रख सकते हैं a की पावर 6 की जगह। तो s की क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना हो गया 216, और ये v को a की 6 की जगह क्या रख सकते हैं v क्या स्क्वायर, तो ये v का स्क्वायर हो गया और ये हमारा आंसर है। तो s का क्यूब बराबर है 216 v², तो b इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इस क्यूब में वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे थीटा दिया गया है, थीटा की इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको क्या करना होता है कि आपको मोस्ट स्टेबल वैल्यू रखनी होती है कि थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 45 30 60, यानी मैक्सिमम जो है हम 45 रख लेते हैं या फिर 0 भी रख सकते हैं। बस ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा वो नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए बस। बाकी आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ पुट करो
कुछ नहीं होता डायरेक्ट, क्योंकि आंसर जो हमारा न्यूमेरिकल है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूँ, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर क्या होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी कोस स्क्वायर 45 है, यानी 1/2 ये हो जाएगा। और 10 यहाँ पे 0 होगा तो ये 0, 10 60 क्या हो गया, 10 60 हो गया हमारा √3, और ये 10 30 क्या होगा 1/√3, बस ये √3 से √3, 1/2 1, तो ये 1 इसका आंसर, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 3600 रुपये में बेची और उसने 20% का लाभ पाया। यदि वह उस वस्तु को 3150 में बेचा होता तो वह कितना लाभ पाया होता। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, और प्रॉफिट अगर उसने 20% का कमाया है तो 120 हो जाएगा। तो सारा करते हैं, तो CP हमने मान लिया 100 रुपये, CP अगर हमारे पास 100 होता, मान लेते हैं अगर हमारे पास 100 होता तो और 20% का प्रॉफिट हो जाता तो क्या हो जाता है 120 हो जाता है क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो 120 के लिए क्या दी गया 360, तो कितना हो गया 12 × 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30 है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3000, क्योंकि यहाँ पे गुना कर देंगे 30 से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3000। और वो कहता है कि अगर वो उस वस्तु को 3150 में बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया। अब न्यू सेलिंग प्राइस क्या कहता है, वो न्यू सेलिंग प्राइस अगर वो 3150 में बेचा तो क्या प्रॉफिट होता है। अगर 3000 की चीज़ को अगर हम 3150 में बेचेंगे, यानी कि 150 रुपये का अगर प्रॉफिट निकालेंगे कितने पे 3000 पे, तो कितना प्रॉफिट होगा 150 रुपये का प्रॉफिट 3000 पे गुणा में 100, नहीं 100 हो गया, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 0, 3 से काटेंगे तो 5, तो कितना आ गया 5% प्रॉफिट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुज वेटेड आर इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि वेटेड मीन और एक सिंपल मीन होता है और एक अर्थमेटिक मीन हो गया, एक मीन हो गया और एक क्या हो गया ये वेटेड मीन हो गया। अब वेटेड मीन में वो क्या होता है कि नंबर्स को उनकी जो प्लेस वैल्यू है या उसको जो कंडीशन दी गई है उसके साथ मल्टीप्लाई करके तब निकालते हैं। लेकिन अब अगर आपने ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम देखा हुआ तो आप डायरेक्ट एग्जाम में क्या करोगे कि फर्स्ट टू 10 नेचुरल नंबर निकाल के उसका जो डिवाइड करके तो क्या जाए 5.5 आंसर निकाल दोगे, यानी 10 + 1 11 और डिवाइड बाई 2, तो हमारा अर्थमेटिक में निकल जाए, वो सिंपल में निकल जाएगा, ऐसे भी निकालो उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखा है वेटेड मीन, तो वेटेड मीन के लिए कंडीशन होती है अलग अलग। तो वेटेड मीन के लिए WM से अगर हम इसको डिनोट करूँ कि WM से वेटेड मीन को, तो क्या हो जाता है कि ये होता है कि x की n नंबर और x उसकी प्लेस पे जो दिया गया है, यानी कि n1 x1 प्लस में n2 x2 अप टू सो ऑन तक n नंबर और x n नंबर अपॉन में जो नंबर दिए गए हैं n1 प्लस n2 प्लस n अप टू सो ऑन तक n तक। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। अब जो x की वैल्यू जो दी गई है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, n तो हमारे पास नंबर दिए गए हैं 1 to 10 नंबर तक, ठीक है। लेकिन जो x होती है हमारी कंडीशन है कि हुज वेट आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, ठीक है, कि वेट जो है हर नंबर का वो दिया गया है जो उसकी प्लेस वैल्यू है, यानी 1 का वेट 1 है, 2 का वेट 2 है, 3 का वेट 3 है, ठीक है। यानी कि यहाँ से n की वैल्यू तो कोरस्पॉन्डिंग 1 to 10 होगी, तो x की भी वैल्यू 1 to 10 होगी। अगर यहाँ पर दिया गया होता है कि हुज वेट आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो देखते हैं अगर नीचे कर सोल्यूशन हमारे नीचे कर लेते हैं सोल्यूशन को, तो वेटेड मीन हो गया हमारे पास, नीचे सोल्यूशन कर लेते हैं n1 x1 n2 x2 अप टू सोन तक n नंबर xn नंबर अपॉन में n1 n2 अप टू सोन तक nn तक, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये दिया गया 1, अब 1 नंबर का वेट है 1 2 3 अप टू सोन तक 10 तक दिया गया। अब 1 का जो वेट दिया गया वो उसका कोरस्पॉन्डिंग नंबर 1 दिया गया है, 2 का कोरस्पॉन्डिंग 2 दिया गया है, 3 का वेट 3 गया अप टू सोन तक, 10 का वेट 10 ही दिया गया है। कई बार क्वेश्चन में अगर उम्मीद है कि अगर नेक्स्ट बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद को डाटा चेंज कर दे कि जो उसका जो वेट है वो उसकी नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अगर मान लो 1 to 10 तक है तो यहाँ पे वेट अगर इसका स्क्वायर हो गया तो यानी कि 1 हो सकता है, 1 आ गया इसका स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका, फिर 3 का हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा अप टू सोन तक,
फिर 100 आ जाएगा, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई करके तो उसको डिवाइड करके तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। तो डायरेक्ट ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो फॉर्मूला में रख देते हैं। तो वेटेड मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेटेड मीन 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 अप टू 10 इंटू 10। तो 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई होती रहेगी, n इंटू मैक्स, n इंटू मैक्स, n इंटू मैक्स, तो 2 का स्क्वायर अप टू 7 10 का स्क्वायर हो गया। तो डिवाइड बाई नंबर कितने हो गए, 1 to 10 तक कितने नंबर हो गए हमारे पास ये। तो बटे में हमारे पास ये टोटल सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 7 तक 10। तो ये हमारे पास सम आ गया। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में स्क्वायर ऑफ सम का, ठीक है, n इंटू में n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, और ये 1 to 10 तक का सम कितना हो गया, 1 to 10 तक का सम हो गया हमारे पास 55। और वैल्यू अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं, n की वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 11, 10 20 21, और ये कितना होगा 21 और 6 और इंटू में इंच का डिवाइड बाई 55। तो 5 से काट देते, 5 2 10, 5 11 और 11 से 1 कट गया, ठीक है। तो कितना 21 दूनी 42, 42 बटे 6, 6 से 100 पे काटेंगे कितना 7। तो यानी वेटेड मीन कितना है हमारे पास, वेटेड मीन है हमारे पास 7, जो कि आप लोग 5.5 लगाते हैं, जो कि आंसर गलत है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि वेटेड मीन और मीन अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर व्योम वाली एक आयताकार चादर को अपनी लंबाई के परिक्रमण करने से आकृति बनाई जाती है, इससे निर्मित आकृति का आयतन क्या होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया गया है। तो वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। नीचे हमारे पास जगह बची हुई है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कि मान लेते हैं कि 7 इंटू में 4 सेंटीमीटर की ये चादर है, ठीक है, जिसकी लंबाई दी गई है 7 और ये दी गई 4। अभी क्या कहता है कि इसको यहाँ से पकड़ो, सपोज़ करते हैं इसको मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ और इसको मैं ऐसे रोटेट घुमाता हूँ, ठीक है। बोला है ना इसे लंबाई के परिक्रमण घुमाना है, तो यानी कि इसको अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा दिया मैंने, यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा लो, ठीक है, ऐसे घुमा देते हैं। तो हमारे पास ये क्या आकृति बनेगी, अब ये आकृति बन जाएगी हमारे पास ऐसे कि ये तो हमारे पास थी 4 की और 7 की, और ये सेम आकृति यहाँ पे भी आ जाएगी ऐसे, ये सेम आकृति यहाँ पे बन जाएगी, और ये हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है। और ये भी इसकी लेंथ 7 होगी और ये भी हमारे पास 4 हो गया। तो ये हमारी आकृति बनने जाएगी। बनने के बाद ये हमारा क्या बन गया, अब सिलेंडर। अब इसी का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो ये हमारा पूरा, अब ये हमारी क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी। आर हमारी कितनी आ गई 4 और एच हमारी कितनी आ गई 7। तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लगा देते हैं 22/7, और ये 7 में ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है, माइंड मत करना। तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 4 इंटू में एच की वैल्यू 7 से 7 कट गया, 7 चौक 16 और 16 इंटू में 22 यानी 320 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 320 + 32 यानी कि 352 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। देख लीजिए सॉल्यूशन बिल्कुल इजी तरीके से कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण में से 4 लीटर दूध और पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी से दूध का पानी से अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 5/3 का लीटर, 5/3 में मिश्रण है, 16 लीटर टोटल मिश्रण है। तो 5 और 3 कितना छोटी सी जगह में आ जाएगा। तो देखो कि 5 और 3 का रेशो दिया गया, टोटल कितना हो गया 8, 8 9 का कितना दिया गया 16 लीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई 16, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हमारे पास अब ये कितना दूध और पानी का था, यानी कि ये हमारे पास मिल्क था, ये हमारे पास वाटर था। तो मिल्क कितना हो गया 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 6 लीटर, तभी 16 बनेगा ना। तो 10 लीटर हमारे पास दूध था, 6 लीटर हमारा पानी था। इसने कहा कि 4 लीटर दूध और मिला दिया, दूध ये था तो इसमें अगर हम 4 लीटर और मिला देंगे, इसमें कुछ नहीं मिलाना, 10 4 कितना हो गया 14 लीटर ये हो गया और 6 लीटर ये हो गया। तो काट देते हैं, तो 2 7 14, 2 3 6 यानी कि 7:3। बस इतनी सी जगह में क्वेश्चन था, ये दो हो गया आंसर। अब क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ अल्फा बीटा गामा आर एक्यूट एंगल, क्या होते हैं 90 डिग्री से कम, ठीक है, सच दैट साइन अल्फा कोस बीटा एंड टेन अल्फा
टेन गामा की वैल्यू, देन अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दी गई है। साइन अल्फ़ा √3/2, तो यानी कि अल्फ़ा अगर √3/2 के बराबर है तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन कितने पे होता है, साइन होता है 60 पे, साइन 60 पे होता है √3/2। कोस कितने पे होता है, कोस भी हमारे पास कोस 30 पे होता है। अगर ये 60 पे तो ऑटोमेटिक 30 पे हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। और गामा, टेन गामा कितना 1 है, तो यानी गामा की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो इन सबको एडिशन पूछा है बस। तो 5 6 4 10 और 3 13 135। ये थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही है, तो उनसे आगे 135, बस छोटा सा सवाल था। ए ट्रेडर सेल 2 साइकिल्स 1188 ईच एंड गेन 10%, गेन्स 10% ऑन द फर्स्ट एंड लॉस 10% ऑन सेकंड, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल, होल पूछा है, ठीक है। और अब अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो यानी कि इस ये इतने में उसने सेल किया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, और उससे पहले भी इतना गेन हुआ है, दूसरे पे इतना लॉस हुआ है, अब आप ओवरऑल ट्रांजेक्शन निकालोगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए जस्ट आपको एक याद रखो कि अगर जब भी हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम होता है कि दोनों साइकिल जो है हमारा सेम, 2 साइकिल बेची है इतने में ईच, यानी दोनों का जो सेलिंग प्राइस है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है और सेम गेन परसेंटेज है, मतलब कि जो हमारे पास गेन है और जो लॉस है वो भी सेम ही परसेंटेज है, यानी कि ये भी 10% का गेन है और ये 10% का लॉस है, न्यूमेरिकली तो दोनों सेम है। तो इसमें हमेशा लॉस होता है, लॉस कितना होता है x²/100, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 10, तो कितना होगा 10 10 100, और ये आगे माइनस लगा देते हैं क्योंकि आगे लॉस हो जाता है, लॉस को शो कर रहा माइनस जस्ट, तो ये भी होगा 100, तो कितना हो गया 1% का हमारे पास हमेशा लॉस होगा, और जस्ट विदिन 5 सेकेंड क्वेश्चन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q सिचुएटेड एट ऑन द ग्राउंड ऑन सेम साइड। ये इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कि 2 पॉइंट है सेम साइड पे, अपोजिट साइड पे टावर के, ये पॉइंट जरूरी है क्वेश्चन का। और द टावर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 103 माइनस √3 और 45 एंगल बना रहा है और 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। पहले तो डिप्रेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल मान लो ये है, कोई भी डिप्रेशन अगर आपको याद रखना है तो बंदा अगर डिप्रेशन में होता है उसकी जो गर्दन होती है हमेशा झुकी होती है, तो मान लो यहाँ पे ये है और ये बंदा यहाँ पे झुका हुआ, तो झुकी हुई है गर्दन तो हमेशा नीचे ही दिखेगा, तो यानी ये जो एंगल बनेगा हमारा डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। और ये एंगल यहाँ से बनता है डिप्रेशन का, ठीक है, ये एंगल बनता है डिप्रेशन का, तो ये और फिर ये दोनों लाइन पैरेलल बन जाती है, तो ये एंगल और ये एंगल ये बन गया ना, दोनों पैरेलल लाइन होगी तो एक अंतर कोण बन गया, एक अंतर कोण बन गया, दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये जो डिप्रेशन एंगल है वो डिप्रेशन एंगल नीचे आ जाएगा, सिंपल। तो अब क्वेश्चन में दिया गया 45 एंगल और 60 डिग्री, हमें पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें, ठीक है। तो आपको ये 30 45 का ट्रायंगल तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको बता देता हूँ मैं जस्ट 1 मिनट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये ट्रायंगल होता है, आपको ये ट्रायंगल पता होना चाहिए कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री 90 डिग्री है, 30 डिग्री पे होता है 1 और इसकी ये होता है हमारा √3 और ये होता है हमारा 2, ठीक है। रेशो में है ये, और रेशो में इसको हम, अगर आपको ये ट्रायंगल याद होगा तो आप क्वेश्चन को विदिन 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। आप बच्चे बोलते हैं कि मैथ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है मैथ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 45 रखोगे, यहाँ पे 45 रखते हो तो यहाँ पे ये दोनों साइड 1 होगी और ये हमारे पास √2 होगी, ठीक है। और एक और ट्रायंगल लगा देता हूँ, ठीक है, एक और ट्रायंगल लगा देता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे मान लो 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री पे क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ठीक है। और जैसे 120 हो गया तो अभी ये क्या बनेगा, नहीं ये 30 डिग्री नहीं, यहाँ पे भी 30 डिग्री है ना, ये भी 30 डिग्री है, तो अगर ये 1 हो गया तो 60 पे क्या हो गया ये √3 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके सामने ये 30 सामने क्या हो गया 1 और 60 के सामने क्या होगा √3, तो यही सिंपल था कि यानी 30 के सामने 1 हो तो यानी 60 के सामने क्या होगा √3 होता है, तो 60 के सामने क्या होगा √3। तो अगर ये एंगल पकड़ें तो अगर इसके सामने √3 है तो ये जो एंगल है पूरा 60 डिग्री का है, तो इस 30 के सामने √3 है, तो इस पूरे बड़े वाले के सामने कितना है तो √3 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, तो √3 इंटू में √3 तो क्या 3 आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाता है कितना आ गया 2, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 2 और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी 1। तो ये जो 3 जो आपको ट्रायंगल दिखाया गया आपको याद होने चाहिए, इससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको दिया गया ट्रायंगल कि ये ट्रायंगल है, बस इसने आपको 45 एंगल दे दिया, इसी में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो ये एंगल दिया गया आपको 45 डिग्री, ये एंगल दिया आपको 60 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल लगाते हैं तो ये जो साइड होगी और ये साइड जो नहीं बराबर होगी, यानी ये भी 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है, और 60 के सामने अगर 1 है तो 30 के सामने उसका 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 60 के सामने √3 है तो इसका 1/√3 करेंगे, इस साइड का 1/√3 तभी तो 1 आएगा ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एक काम करो, 1 ना मान के इसको √3 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि जो वो है वो जो 30 के सामने वैल्यू आएगी ना वो इजी हो जाएगी फिर कैलकुलेट करनी। तो इसको हम √3 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये भी हमारे पास √3। ठीक है, तो ये 60 का भी काम बन जाएगा और 45 का काम बन जाएगा। 60 के सामने कितना हो गया √3 और इसके सामने क्या हो गया 1। ये 30 डिग्री है और ये पूरा 45 डिग्री है, तो 30 के सामने हो गया 1, 60 के सामने √3। कंडीशन होगी हमारे पास फुल। तो अगर 45 के सामने √3 है तो ये पूरा 40, ये भी हमारे पास कितना हो गया √3। बट ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा √3 है ना, ये पूरा √3 है। तो इतना पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन हो जाएगा हमारा √3 - 1, और इसकी वैल्यू दी गई है हमको 100 × √3 -100 × 3 - √3। ठीक है, तो √3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अगर √3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 100√3। ठीक है, तो √3 - 1 और डिवाइड बाय √3 - 1, √3 - 1 √3 - में कैंसिल। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 100√3, 100√3 आई 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा क्या है हाइट ऑफ द टावर, हाइट हमारे पास क्या है √3। इसको अगर मैं √3 से, क्योंकि 1 की वैल्यू 100√3 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको √3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 300। तो ये इसका आंसर हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 8400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशो 1, इस रेशो में डिवाइड करना है तो हमें ए का शेयर बताना है। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे कि 10, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 30 एलसीएम होगा, 30 को अगर 1/5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1/6 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 1/10 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 6 और 5 और 3, 6 और 5 11 और 3 14 हमारे पास टोटल वैल्यू कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 8400। तो इसकी वैल्यू आ गई 8400। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू के जाएंगे 600। पूछा क्या है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू गुना में 600 तो कितना की 3600। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, यानी कि अगर आप क्वेश्चन को अगर खुद से अगर लिखना ना पड़े तो मैं इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।